सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्जा में खुशामदीद। आज पार्लियामान का एक हंगामा खेज सेशन हुआ। उसकी वजह ये थी कि अपोजिशन ने खुलकर एहतजाज किया, तुनकर एहतजाज किया। और वजह ये बनी कि कल हमने देखा कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, जिसमें नेशनल इलेक्शन प्लान डिस्कस हुआ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान में एक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और बढ़ती हुई दहशत गर्दी से निपटेगा। उसके बाद जब पार्लियामान में ये मामला आज जब सेशन हुआ तो अपोजिशन ने ये एहतजाज किया कि जी आप कैसे खुद से फैसला कोई एक कर सकता है, ये पार्लियामान का मामला है, जमहूरी निज़ाम है, पार्लियामान में इस मामले को लाना चाहिए, ये फैसला पार्लियामान में होना चाहिए। अब मामला यह है कि पीटीआई जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत भी है, और जो दहशतगर्दी का मामला है या शिद्दत पसंदी का मामला है वो सबसे ज्यादा उसी सूबे में है। तो अगर एक सूबे के ताउन के बगैर और इस वक्त जो उस सूबे में जो जमात है और सबसे बड़ी अपोजिशन है उसको एतमाद में लिए बगैर क्या ऐसा ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। और दूसरी कुछ और भी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि पीटीआई के दौर में ये कहते थे और कहा जाता है कि तालिबानाइजेशन हुई, यानी तालिबान की वापसी हुई, उनको रीसेटलमेंट हुई, तो मामला है क्या, उससे जुड़े और कई सियासी मामला जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, फरमाइएगा कि ये जो आज पार्लियामान में जो कुछ हुआ, डेफिनेटली आपने भी देखा ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है। अब एक ऑपरेशन की कॉल तो दे दी गई कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपोजिशन का यानी पीटीआई का और जेयूआई का कहना यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर है, लेकिन आप ये मामला पार्लियामान में लेकर आए, सूबे को एतमाद में लिया जाए। किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप इस मुतालबे को? 100% दुरुस्त है जी, और यही हमने इसी तर्ज अमल से पिछले दहाइयों से इस तरीके से काम करके पार्लियामान को कमज़ोर किया है और उसके नतीजे में जमहूरियत को कमज़ोर किया है। इतना बड़ा एक फ़ैसला होने के लिए जा रहा है, वो फ़ैसला ऐवान में डिस्कशन डिबेट के बग़ैर हो जाए, ये कोई अच्छा रिवायत किसी भी बड़े फ़ैसले के लिए नहीं हो सकती। और एक ऐसी चीज़ जहाँ के ऊपर लोगों की ज़िंदगियाँ बराह रास्त मुतासर हों, लोगों की जानो माल मुतासर हो, उसके अंदर तो और भी ज़रूरी है कि पार्लियामान के अंदर तमाम पार्टीज़ को एतमाद में ले के बहस मुबाहिसे के बाद फिर ये फैसला किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ है, उसके लिए इकदाम करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। लेकिन कैसे वो इकदाम किए जाएंगे, कौन करेगा, किस टाइमिंग के साथ करेगा, ये फैसले पार्लियामान के अंदर होने चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप खैबर पख्तूनख्वा का माजी देखेंगे, पिछले 2 दहाइयों के अंदर वहाँ पर जो तबाही आई, जिस तरीके से हज़ारों इंसानों का जानों का ज़िया हुआ, लोग शहीद हुए और पूरा सूबा जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में आया, वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर जो काम किया गया और उसकी वजह से जो अंग्रेज़ी में ब्लो बैक कहते हैं, यानी उसका जो रद्द अमल आया, उसका सबसे बड़ा खमियाजा तो उठाया खैबर पख्तूनख्वा ने। तो वहाँ पे तो ये हर ख़ानदान की कहानी है, जनाजे उठे हुए हैं। इतने हसास मामले के ऊपर बहुत ज़रूरी है अभी, और मैं सिर्फ वहाँ पे पीटीआई के गवर्नमेंट का ऑन बोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की और पाकिस्तान की अमूमी तौर पे तमाम पार्टीज़, चाहे वो कहीं भी पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, जो पार्लियामान के अंदर बैठी हुई हैं, उन सबको मौका होना चाहिए इसके ऊपर अपनी इनपुट देने का। और ख़ास तौर पे आपकी पीटीआई है, जेयूआईएफ है, एएनपी है, दीगर पार्टीज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट बैंक रखती हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम, इन सब को पहले ऑन बोर्ड लेना चाहिए। कामयाब अस्करी ऑपरेशन कामयाब उस वक्त होता है जब कौम पीछे खड़ी होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन उसके साथ साथ असद उमर साहब, आपने जो ये बात की है कि पिछले 1.5-2 साल में दहशतगर्दी में मजीद इजाफा हुआ है, हमने बीसियों ऑपरेशन उससे पहले देखे हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हमने देखे हैं, लेकिन उसके बाद जब पिछले 1-1.5 साल की 2 साल की जब हम बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा और पीछे आ जाए, जब खान साहब वजीर आजम थे और जाहिर है पूरे मुल्क के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत थी, और उस वक्त ये हुआ था कि तालिबान को रीसेटल किया गया। जनरल फैज हमीद के नाम से कहा गया कि उन्होंने तालिबान को सपोर्ट की, उन एरियाज में दोबारा लाके उनको ठहराया गया, उनको सेटल किया गया। ये किसकी ईमा पर हुआ? इसका जिम्मेदार कि वजीर आजम इमरान खान साहब थे, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी, कौम थी, और किस मुआहदे के तहत और क्या किस माइंडसेट के तहत उनको वापस वहां पे बसाया गया था?
देखिए, इसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सब इन्वॉल्व थे इसके डिस्कशन के अंदर। ज़ाहिर है जो वफाकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे, काबीना के जो वो रुकन जो बराह रास्त इससे डील करते थे वो तो इन्वॉल्व थे ही, और अस्करी क़यादत भी, आर्मी चीफ, DGI, ये सब तो इन्वॉल्व थे ही थे। लेकिन इसके अलावा कम से कम 2 सेशन मुझे याद पड़ते हैं। एक कौमी सलामती कमेटी है, कौमी असम्बली और सेनेट की, वो जॉइंट कमेटी है, उसमें और मज़ीद लोगों को भी बुला के तकरीबन 70, 80, 85 के करीब मुझे याद है लोग थे। तकरीबन तमाम पार्टीज़ के लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे और कई घंटों के इजलास चले वो। जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, और जनरल फैज़ हमीद DGI ख़ुद वहाँ पे आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी, सवाल जवाब हुए, तनकीद हुई। तो तकरीबन तमाम लोग मौजूद थे। सब इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन ये तमाम लोगों की इनपुट, बहस मुबाहिसे के बाद ये फ़ैसला किया गया। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जब तक वक्त आया तो उस वक्त वो अदम एतमाद की तहरीक हो चुकी थी। तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो की गई है वो तो इम्प्लीमेंटेशन फिर ये PDM की जो हुकूमत आई, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, तमाम ही पार्टीज, तो आज की जो हुकूमत है और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जिसमें PMLN थी, जिसमें JUI थी, जिसमें पीपल्स पार्टी थी, आप ये कह रहे हैं कि उनका भी कंसेंसस शामिल था तालिबान की रीसेटलमेंट में, इंक्लूडिंग ANP एंड जमात इस्लामी एंड अदर पार्टीज? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सबका कंसेंसस था, मैंने कहा तनकीद भी थी इसके ऊपर, लेकिन कम से कम सबकी बात ज़रूर सुनी गई थी, हर एक का नुक्ता नज़र ज़रूर सुना गया था। सबका कंसेंसस नहीं था। और मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी इसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं था। इसके ऊपर 2 मुख्तलिफ राय मौजूद थी, और एक राय ये थी कि अफगान तालिबान जो हैं वो हुकूमत आ गई थी वहाँ पे, वो हमें कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, इन पाकिस्तानियों को अब आप वापस लें, और ये उनकी जायज़ बात थी कि ये पाकिस्तानी हैं, इनको आप वापस लें। पाकिस्तान में अगर उनको वापस लेकर आना था तो एक राय ये थी कि अगर आप इनको ज़ोर ज़बरदस्ती या अस्करी ऑपरेशन से इनको काबू करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही कत्ल गारत का सिलसिला शुरू होगा, फिर वही नुकसानात होंगे। तो इनको कोई तरीक़ेकार बनाया जाए कि ये अपने हथियार रखें, वापस आएँ और वापस आके अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा शुरू करें। दूसरी राय ये थी कि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने वही खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर लोगों के कत्ल किए हुए हैं, लोगों ने अपने घर से जनाजे उठाए हुए हैं। उन्हीं के मोहल्ले के अंदर वो जिसने उनके भाई को, उनके वालिद को कत्ल किया था, बेटे को कत्ल किया था, वो वापस आके रहेगा, तो वो कैसे ये इस बात को मानेगा? तो इसके ऊपर 2 राय उस वक्त भी मौजूद थी। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि मामला उससे भी पार्लियामान में नहीं आया था? मैंने तो आपको बताया, कौमी सलामती कमेटी की 1 नहीं 2 मीटिंग्स घंटों चली, उसके ऊपर इनपुट ली गई। सो मैं तो कह रहा हूँ कि पार्लियामान के अंदर आया था मामला। ठीक है, ठीक है, पार्लियामान में मामला आया था और उसके बाद ये तमाम चीजें हुई थी। जनरल बाजवा साहब भी ऑन बोर्ड थे, जाहिर सी बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। DGI जो है वो फैज हमीद साहब थे। अब अभी कुछ मजीद चीजें हैं, और PTI जो मोहम्मद जुबैर साहब ने इंकशाफात किए हैं, उसको लेकर अब PTI ये बात कर रही है कि जनरल बाजवा पे आर्टिकल 6 का इम्प्लीमेंट को लगाया जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और फिर सारी उनके ऊपर केस चले। मामला आपकी इल्म में भी यकीनन होगा कि जब इस हद तक तो है, लेकिन उसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद, यानी आप उससे भी पहले चले जाए, आपकी हुकूमत आई, 1 साल बाद ही ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमसे राब्ते शुरू हो गए। अब जनरल बाजवा तो आप लोगों के, यानी आपकी जो पार्टी थी पुरानी माजी वाली तहरीक इंसाफ, जिसमें आप शामिल थे जब आप बरसर इक़्तिदार थे, आपके तो मोहसिन रहे हैं। 1 साल में ऐसा क्या हो गया था कि आपके सियासी जो मुखालफिन थे उनके पास जाके मिल लिए थे और ये शुरू हो गया था गेम कि जी आपको हटाना है, उनको वापस लेकर आना है? ये एक पेज इतनी जल्दी कैसे फटा असद उमर साहब? अच्छा, पहली बात तो ये, पाकिस्तान कभी ना कभी तो इससे आगे चलेगा, लेकिन उसके चलने के लिए मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि वही बात जो है वो 2 साल से दोहराई जा रही है, कम से कम 50 टेलीविज़न प्रोग्राम पे तो यही सवाल मुझसे पूछा जा चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे मस्बत इसके अंदर जो तजवीज़ आई है, वो तहरीके इंसाफ की जो तजवीज़ थी कि जनाब एक जुडिशल इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए और उस जुडिशल इन्वेस्टिगेशन से पता कर लिया जाए कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अदम एतमाद की तहरीक आई, इसके अंदर क्या अवामिल शामिल थे, इसमें कौन कौन शामिल था, इसके अंदर बैरूनी हाथ था, नहीं था, रियासत के इदारों का क्या इसके अंदर हाथ था। मेरे ख्याल में वो एक दफ़ा हो जाए तो उससे बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन इसका ज़िम्मेदार है और क्या होना चाहिए। जहाँ तक 2019 की बात है
तो 2019 के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मौलाना का जब धरना आया था और वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अकरम दुरानी साहब के घर पे मुलाकात होती थी, हम हुकूमती वफ्द में उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो उस वक़्त उसको धरने को उठाने के लिए जो बातचीत थी वो भी जनरल फैज़ हमीद ने ही की थी, DGI थे। और 2021 के आप समझ लें मिड तक, यानी गर्मियाँ 2021 की अगर आप देख लें, तो उस वक़्त तो जहाँ भी कोई सिचुएशन आती थी जहाँ हुकूमत को एक मदद की ज़रूरत होती थी, तो मेरे ख्याल में उस वक़्त तक तो मदद हासिल रही थी। अंदर बात क्या हो रही थी वो ज़ाहिर है हमें नहीं पता, वो हमें क्यों बता के बात करेंगे, अल्लाह जानता क्या बात हो रही थी, किसके साथ बात हो रही थी, कब से बात हो रही थी। लेकिन जो एक्शंस थे वो एक्शंस ऐसे नहीं थे उस वक़्त के वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने वाले। उसमें और भी बड़ी थियरीज़ हैं कि है कि जी वो करना तो चाहते थे लेकिन कोविड आ गया था इसलिए रुक गए थे। जो नज़र आना शुरू हुआ वो तो ज़ाहिर है कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक़्त वाज़ेह होकर चीज़ें सामने आई। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप तो नहीं 50 सवाल होंगे असद उमर साहब, लेकिन मामला ये है कि जब PTI की बात करती थी कि जी लंदन प्लान एंड एवरीथिंग, तो जाहिर सी बात है वो एक अपोजिशन जमात थी, वो बहुत कुछ कह सकती है। लेकिन जब उनके अपने घर के बेदी जब लंका ढाते हैं तो फिर ज्यादा सवाल होते हैं। खुद जब मोहम्मद जुबैर साहब ने ये बातें की कि जी मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात होती थी, बाजा साहब उनसे मिलते थे, नवाशी साहब से मिलते थे, और यहाँ तक के इतना राजदारी से होता था कि शहबाज शरीफ साहब को भी इसकी खबर ना हो। तो क्या आप लोग यानी आपकी हुकूमत इससे मुकम्मल तौर पे बेखबर थी? सर मुझे अलाउ कीजिएगा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से आपके साथ इस पे बात करेंगे, फिर जरा आगे कुछ दीगर इश्यूज पर बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब से मुख्तसरन जानना ये है कि क्या वाकई मुकम्मल तौर पे बेखबर रही आप, आपकी हुकूमत, आपकी अपनी IB तो वज़ीर आज़म के अंडर होती है, होने को तो ISA भी होती है, बट स्टिल IB डायरेक्टली रिपोर्ट भी करती है कि जनरल बाजवा जो है वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। जी, जैसे आपने सही कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं जो रिपोर्ट कर रही होती हैं हुकूमत को, लेकिन वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती हैं। अगर उनके पास वज़ीर आज़म के पास यानी इमरान खान साहब के पास इससे पहले इतला थी तो उसका हमसे उन्होंने इसके इतनी ठोस तरीके से कोई बात नहीं की थी। ये अमूमी तौर पे उन्होंने हमें दिसंबर 2021 में ये कहना शुरू किया था कि मार्च का महीना जो है वो ख़तरनाक है। ये बात उन्होंने हमें काबीना की मीटिंग के अंदर 2021 दिसंबर में पहली दफ़ा की और बार बार उसके बाद वो रिपीट करते रहे। लेकिन पहली दफ़ा के अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, वो बात हमें उन्होंने, हम चंद लोग थे, मीटिंग कॉल की गई थी बनीगाला के अंदर, वहाँ पे वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि ये ख़बर आ रही है कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। ये कोई 15-20 फरवरी के लगभग की बात है 2022 की। उससे पहले जिस वक़्त की बात ज़ुबैर साहब कर रहे हैं उसका मुझे ये इल्म नहीं था। और ज़ुबैर साहब से अब आप उनको ख़ुद बुला के पूछ लें कि उन्होंने 2 साल से ज़्यादा इंतज़ार क्यों किया इस बात को बताने का, उसी वक्त बता देते तो शायद बेहतरी हो जाती। नहीं सर, उस वक्त तो वो गुड बुक्स में थे ना PMLN के। हमारे यहाँ तो तारीख यही है कि जब आप पार्टी छोड़ देते हैं, जब आप पार्टी से अलग हो जाते हैं, फिर जब आप इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वापसी का उस पार्टी में रास्ता मुमकिन नहीं होता, तो फिर हमारे यहाँ सच बोलने की रिवायत है। वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्दो दिस इज, बट चले ठीक है, तहरीक अदम एतमाद आ गई, सारी चीजें हो गई। अच्छा, मुझे याद है जब 25 मार्च को 25 चले नादिया एक मिनट, नादिया एक सेकंड। जी देखिए, मैं भी तहरीक इंसाफ छोड़ चुका हूँ ना। आप अगर मैं किसी दिन कोई बात करूँ ना, आप मुझे ज़रूर टोकिएगा कि यार जब आप हुकूमत में थे या जब आप तहरीक इंसाफ में थे उस वक्त तो कुछ और कहते थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। मुझे ज़रूर प्लीज़ पॉइंट आउट कीजिएगा। सर आप तहरीक इंसाफ तो छोड़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है आप चाह रहे हो कि वापसी का एक रास्ता खुला रहे। क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो 100 दफ़ा बोल चुका हूँ कि मैं मैं 100 दफ़ा बोल, शायद फ़र्क ये है कि मेरे ख्याल में आज भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में बेहतरीन ऑप्शन है, शायद ये फ़र्क है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, 25 मई को जब लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने ऐलान किया और 22 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर लॉन्ग मार्च का जो हुआ उसमें आप भी मुज़ाकरात में जो हो रहे थे, पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे बैकडोर चैनल से, उनमें आप भी शामिल थे हमारी इत्तलात के मुताबिक। और फिर जब 22 मई को जब कॉल कर रहे थे, कोई कॉल कर रहा था और शाह महमूद कुरैशी साहब ने नंबर दिखाया, इमरान खान साहब ने कहा रहने दो, क्या वाकई जनरल बाजवा ने यकीन दहानी कराई थी कि लॉन्ग मार्च ना करें और हम इलेक्शन नवाज शरीफ साहब या PMLN कराने पे राजी है? उससे जो PDM की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब नहीं माने।
ये बातचीत चल रही थी और 22 तारीख को भी बात हुई थी। पहले जो फ़ोन कॉल आई थी उसमें परवेज़ खटक, मैं और शाह कुरैशी साहब हम साथ बैठे हुए थे और लेकिन उसके अंदर मज़ीद ये कहा गया था कि कुछ देर और अभी ऐलान ना करें, खान साहब से बोलें कि अभी ऐलान ना करें और कुछ दिन और लगेंगे इसके अंदर। लेकिन शायद खान साहब को यही बात पहले भी एक दो दफ़ा की जा चुकी थी, तारीखें बदल चुके थे, तो इसलिए फिर फ़ैसला हुआ कि खान साहब ने कहा कि नहीं, मज़ीद इंतज़ार नहीं करना है, बस ऐलान करना है, अब अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना है। वो जो फ़ोन कॉल आई थी वहाँ पे बैठे हुए, वो मुझे सच्ची बात है मुझे आज भी नहीं पता कि किसकी फ़ोन कॉल आई थी शाह जी के पास। आपने जानने की कोशिश भी नहीं की या आपको उन्होंने बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं, कुछ नहीं, उससे क्या फ़र्क क्या पड़ता, फैसला तो हो चुका। जैसे मैंने कहा फ़ोन कॉल आ चुकी थी, हम तीनों साथ बैठ के बात कर चुके थे, इमरान खान साहब को हम उसके बारे में बता चुके थे, इमरान खान फैसला कर चुके थे, तो और वही फैसला उन्होंने अनाउंस कर दिया। अगर वो फैसला बदल देते तो फिर मैं ज़रूर पूछता कि वो किसकी फ़ोन कॉल थी जिसपे आपने फैसला बदल दिया। आखिर ऐसे कौन है जिसने आपको कन्विंस किया? नहीं, मैं इसलिए पूछूं कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हमने ये फैसला कर लिया था कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने हठधर्मी दिखाई और सुना नहीं, तो हमने भी जिद में हुकूमत चलाई। तो इसका मतलब है उनको कन्विंस कर लिया गया था दूसरी तरफ कि आप इलेक्शन में चले जाएं, और हठधर्मी दिखाई खान साहब। अच्छा चल, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि ये नवाज शरीफ साहब ने अच्छा फार्मूला दे दिया हमें कि जो भी नवाज शरीफ से काम ना करवाना हो उसकी उल्टी पोजीशन अगर तरीके इंसाफ ले ले तो नवाज शरीफ वो काम कर देंगे जिद के अंदर। देखिए, मैं आज नहीं कह रहा, मैं 2024 में ये बात नहीं कर रहा, मेरे अप्रैल मई 2022 के प्रोग्राम उठा के देखें और मैं ये बोलता था कि मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को दफन करने के लिए जा रही है अगर उन्होंने अभी इलेक्शन ना कराए। आगे हालात हमें नजर आ रहे थे किस तरफ जा रहे हैं, और हमारी खबर ये थी, अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है, ये भी जुबैर साहब से अगर आप पूछें तो वो शायद वो आपको बता सकें, लेकिन हमें जो खबरें आती थी वो यही थी कि नवाज शरीफ वाकई में कराना चाहते थे इलेक्शन, लेकिन शहबाज शरीफ और दूसरे लोग जो थे वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। तो शायद उस बहाने को इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ को कन्विंस करने के लिए। वरना मुझे ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ इस बात के ऊपर कन्विंस थे कि उनके लिए, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान के लिए ये बेहतर फैसला है कि नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, तो इमरान खान के तर्ज अमल से वो बेहतर फैसला क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब ये कोई बात, कोई गैर मंतकी की बात नहीं लगती कि उन्होंने अपनी पार्टी का और पाकिस्तान का नुकसान करा दिया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान जो है वो कुछ और बात कर रहे थे। लेकिन साथ में ये बात भी है ना कि उन्होंने कहा कि जी अगर अभी इलेक्शन करा दिए, एक थ्योरी ये भी साथ में चल रही थी कि अगर अभी इलेक्शन करा दिए, अगेन आई गिव द रेफरेंस ऑफ मोहम्मद जुबैर साहब, कि अगर अभी इलेक्शन करा दिए तो डेफिनेटली कम बैक हो जाएगा पीटीआई का, और हमें तो हासिल उसूल होगा ही कुछ नहीं, हम तो घूम फिर के वहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये भी एक थ्योरी है कि जी उस वक्त इलेक्शन असल बात ये निकली, तो असल बात फिर ये निकली ना, तो असल बात ये निकली ना, असल बात ये निकली कि इलेक्शन में जाने से डर रहे थे, इस वजह से नहीं मौखर किया इलेक्शन का फैसला, क्योंकि इमरान खान ने कॉल दे दी थी। इलेक्शन का फैसला इसलिए मौखर किया कि डर लग रहा था कि इलेक्शन में हराएंगे, लेकिन ये तो उससे 6 हफ्ते पहले ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आके कामयाब हुए थे। और अगर आपको याद हो, ये मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो टीवी पर बैठ के कहते थे कि पैसा नहीं हमने चलाया, इस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट बोलता है, और सारी जो है इनको तो हमें बताया जाता था, तहरीक इंसाफ वालों को, हमें हमारे चेहरे पे ये कहते थे, असेंबली के अंदर मिलते थे कि तुम्हारा तो कोई टिकट नहीं लेगा। तो ये 6 हफ्ते के अंदर क्या इतना बड़ा इनकलाब आया कि वो पार्टी जिसका कोई इनके ख्याल में टिकट कोई लेने को तैयार नहीं था, 6 हफ्ते में इतना डर गए उस पार्टी से कि आप इलेक्शन से ही भाग गए और अपनी सियासत का सत्यानाश करा दिया। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और हमें भी हमारे प्रोग्राम में भी जब आए थे तो यही कहते थे, बल्कि हम तो हर जगह पे हम ये बात सुनते थे कि इनका तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पीएमएलएन अपने आप को इतना तुर्रम खान मेरा ख्याल नहीं समझती थी। उसको ये पता था कि जो एस्टैब्लिशमेंट ने और 9 मई के बाद जो कुछ हुआ आपकी पार्टी के साथ, और फिर जिस तरह से उस पार्टी को बिल्कुल ही एलिमिनेट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, उस पर भी ये होता था कि जाहिर सी बात है जिन ने टिकट लिया उन पर भी आपको पता है कि क्या क्या सोबतें हुई। असद उमर साहब, क्या आपको लगता है कि आपका जो डिसीजन था पार्टी छोड़ने का, इट वॉज एग्जैक्टली उसकी टाइमिंग दुरुस्त है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि
जब एक इंजॉय करने का टाइम था गवर्नमेंट को, तो उस वक्त आप लोगों ने कर ली। जहां थोड़ा सा हार्ड टाइम आया तो आप लोगों ने डूबते जहाज से छलांग लगा दी। थोड़ा सा रुक जाते अगर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी भी थी तो। 11.5 साल में तहरीक इंसाफ में था और उसमें मैं वज़ीर जो है वो 3 साल था। 8.5 साल जो है वो मैं वज़ीर नहीं था। और ये जो सब बोलते हैं ना कि जो मुश्किल वक्त आया 9 मई के बाद, इसका मतलब कि इनका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं था, या कम से कम ज़मीन पे मौजूद नहीं थे। इनको पता नहीं था कि हमारे साथ अप्रैल 2022 से हो क्या रहा है। अप्रैल 2022 से लेके 9 मई से पहले पहले उसी अरसे के अंदर इमरान खान के ऊपर तो कोई 100-150 केस बना दिए गए थे, दर्जनों केस हम पे बन गए थे, दहशतगर्दी के पर्चे हमारे ऊपर कटे हुए थे, पुलिस छापे मारी थी। 9 मई से पहले मैं जेल जा चुका था, और सिर्फ मैं नहीं, सारी पार्टी के ऊपर जो प्रेशर आया था। मार्च के महीने के अंदर को 3,000 से ज़्यादा हमारे 3,500 के करीब वर्कर जो हैं वो जेल भेजे जा चुके थे। इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका था, 8-10 लोगों को गोली लग चुकी थी वहाँ पे। सो एनीवे, वो ठीक है आपकी बात कि ये बहुत लोग ये बात करते हैं, लेकिन बहुत मैंने सोचा है वो कोई भी टाइम जो है वो अच्छा टाइम बन नहीं रहा था। अब क्योंकि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, एक अगले 5 साल की टर्म की तरफ जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये टाइम सही टाइम था कि जिस वक्त था वो फैसला किया जाए, क्योंकि अगर उस वक्त कमिट कर दिया जाता तो फिर आप कम से कम अगले 5 साल के लिए कमिट कर रहे हैं। ठीक है। असद उमर साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक लूँ वापस आऊंगी। जब इलेक्शन हो गए, बहरहाल 8 फरवरी को हो गया, 45 फॉर्म 47 की आगे कहानी है। चैलेंजेस मुल्क को बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पर इकनॉमिकल चैलेंजेस। अभी हमने देखा कि चाइनीज़ मिनिस्टर आया, उन्होंने भी इस्तेहकाम की बात की। तो ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम, हम अज़्म इस्तेहकाम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? और अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं, या PTI ये कहती है कि जी आप अगर आप हमसे मुज़ाकरात करेंगे तो आपको हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो अव्वलीन मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस दो। इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है, ये हुकूमत चल पाएगी, इस्तेहकाम ला पाएगी, या इसका हल ये है कि आप मैंडेट वापस करें? और PTI की हुकूमत क्या इसको डिलीवर कर पाएगी इन हालात में? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिना से प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, अब मामला 8 फरवरी के इलेक्शन और 8 फरवरी के बाद की बात है कि सब पीपल्स पार्टी भी इस बजट को, हालिया बजट को काफी हद तक अवाम दुश्मन करार दे रही है। वैसे तो ये बात होती है, बट एनीवेज मैं उससे पहले की थोड़ी सी बात करती हूँ। मुज़ाकरात की जो बात है, अब महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने कहा है कि जी अपना करार दे दिया, उनको एक अथॉरिटी दे दी है कि जी आप मुज़ाकरात करें। उससे पहले वो एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान साहब कहते हैं अगर इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, इसका मतलब है इस हुकूमत को हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना मैंडेट वापस चाहिए। आप समझते हैं कि इस सूरत में और इतने सख्त मौक़िफ़ के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात होते ही उस वक़्त हैं जब मौक़िफ़ के अंदर कोई फ़र्क होता है। अगर सब फ़रीक एक ही बात कर रहे हों तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं वो कौमें जो आपस में जंग लड़ रही होती हैं वो भी मुज़ाकरात करते हैं। और ये लोग कई लोग ये कहते हैं लेकिन जी देखें वो कितने सख्त बयानात आ रहे हैं। भाई बिल्कुल, जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे पहले सख्ती आएंगे बयानात, क्योंकि जब भी आप मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो आपकी, और ये सिर्फ सियासत के अंदर नहीं है, अगर आप कमर्शियल निगोशिएशन कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी यही होता है कि जो आपकी जो सबसे ज़्यादा जो मुतालबा हो सकता है वो रखते हैं टेबल के ऊपर, और दोनों साइडें वहाँ से शुरू होती हैं, और फिर उसके बाद कोशिश की जाती है कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। इसमें सिर्फ अहम बात यह है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को ये ज़िम्मेदारी दे दी है। मेरे ख्याल में एक अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश की है कि क्योंकि बराह रास्त बहुत ज़्यादा इस वक्त एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबात और एक दूसरे से दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, तो एक महमूद खान अचकज़ई एक सीनियर सियासतदान हैं, इनके साथ ही रह चुके हैं, PDM का हिस्सा होते थे, तो उनके ज़रिए बातचीत शुरू की जाए। ज़ाहिर है उसको अल्टीमेट जिस वक्त फ़ैसले होने तो तहरीक इंसाफ को बराह रास्त इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इब्तदा के लिए एक अच्छा फार्मूला है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इस राइट पर्सन। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इससे जो अमूमी तौर पे जो एक इम्प्रेशन है वो ये है कि इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो गवर्नमेंट में ही है, लेकिन वो इररेलेवेंट है। असल मामला जो है वो PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट है।
अब एक दफा मोहम्मद मालिक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये पर्सनालिटीज का क्लैश है। ये पर्सनालिटी क्लैश वाली बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक आसान एक्सप्लेनेशन है। आप पिछले दहाइयों की पाकिस्तान की हुकूमत और सियासत उठा के अगर देखें तो कितने आर्मी चीफ गुजरे और कितने वज़ीर आज़म गुजरे हैं, और बार बार जो है ये टकराव की सूरत हाल पैदा होती है। वो शक्ल मुख्तलिफ इख्तियार करते हैं, लेकिन ये जो टकराव है वो होता है किसी न किसी शक्ल में, और उसकी वजह से हुकूमतें बदलती हैं, वज़ीर आज़म घर भेजे जाते हैं। तो ये मामला जो है वो कोई दो शख्सियात का नहीं है। वो कहते हैं जी इमरान खान ज़िद्दी बहुत हैं, वो सुनते किसी की नहीं। तो भाई नवाज शरीफ साहब को क्यों बार बार उनके साथ ये होता था, बेनज़ीर भुट्टो को क्यों घर भेज दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों घर भेज दिया गया, हत्ता कि मोहम्मद खान जुनेजो जैसा एक बहुत ही नरम तबीयत रखने वाला, एक नरम मिजाज शख्स जो है, ठंडे मिजाज का शख्स जो है, वो भी अपनी हुकूमत न पूरी कर सका। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई वज़ीर आज़म नहीं गुजरा जिसने अपनी पूरी टर्म पूरी की हो। तो मामला जो है अच्छा, वो तो मैं अंग्रेजी में जो कहते हैं ना स्ट्रक्चरल है, बुनियादों में कोई कमज़ोरी है। इमरान खान साहब के जब इख्तिलाफात और इससे जिस पर्सनालिटी क्लैश की हम बात कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं है। इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब को जेल में डाला गया। तो अभी ना हुकूमत है पीटीआई की, उसके बावजूद स्टैब्लिशमेंट से क्लैश है या पर्सनालिटीज का क्लैश है, और इमरान खान साहब जेल में है उसके बावजूद ये क्लैश है। और मेरा ख्याल है ये सिर्फ इख्तिलाफ नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा आगे है। उसकी क्या वजह है? अच्छा, कहाँ से शुरू हुआ? फिर आपने पाकिस्तान की तारीख नहीं देखी, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने तख्ता उलट दिया था 1977 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई है 1979 के अंदर, 2 साल पौने 2 साल गुजर चुके थे उनको अपोजिशन में आए हुए, उसके बाद उनको फांसी हुई है। कोई टकराव हो रहा था तो फांसी हुई है। हज़ारों पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को जेलों में डाला जा रहा था, कोड़े लगाए जा रहे थे, सहाफ़ियों को कोड़े लग रहे थे जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी। नवाज शरीफ ने जिस वक्त आर्मी चीफ का नाम लेके, डीजीआई का नाम लेके तकरीरें की, गुजरांवाला के जलसे से स्टार्ट किया, तो अपोजिशन में थे नवाज शरीफ, हुकूमत में नहीं थे। सो ये आपको पता नहीं किसने कह नहीं थे, लेकिन वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिनकी बदौलत नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम हाउस से बाहर निकलना पड़ा। उसने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ज़ियाउल हक साहब, वही हुकूमत में थे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई और भुट्टो साहब को जेल जाना पड़ा। तो वो एक तसलसल था, यहाँ तसलसल नहीं है। फिर वही आपसे कहूँगा, देखें वो जो क्लैश क्रिएट हुआ आर्मी के साथ, 11 साल भुट्टो साहब ज़ियाउल हक हुकूमत करते रहे। उसके बाद एकदम से आर्मी चीफ जो हैं उनका तैयारा गिर जाता है, जाँ बहक हो जाते हैं, इलेक्शन करवाने पड़ गए, इलेक्शन करवा दिए, और 1.5 साल नहीं लगा तो नए जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भुट्टो साहब की बेटी को घर भेज दिया, हुकूमत भेज दी। वो जब इंस्टीट्यूशनल क्लैश हो जाता है तो वो क्लैश होके फिर टाइम लगता है उसको ठीक होते हुए। मैं आपको फिर वही कहूँगा कि ये कोई पाकिस्तान की हुकूमती निज़ाम की बुनियादों के अंदर ख़राबी है जिसको आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप शख्सियात के अंदर ये देखेंगे कि वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो अच्छे आदमी नहीं है या इमरान खान अच्छे आदमी नहीं है, तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पर असद उमर साहब से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब मजीद देना भी बाकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक साहब साथ हैं, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अभी जो माशी चैलेंजेस है, जब इलेक्शन हो रहे थे तो उससे ये कहा जा रहा था कि कोई भी हुकूमत आगे मुल्क नहीं संभलेगा। अब इसका जो है वो माशी इस्तेहकाम उसी सूरत में आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। वही जो मैं चाइनीज मिनिस्टर की यहाँ पे प्रेस टॉक की एक एग्जांपल भी दे रही थी। SIFC हमने कायम किया, अभी तक उसके रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे सामने वो नहीं रहा। अब मामलात ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी नजर में कैसे आएगी? पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा? पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस हुकूमत से संभलेगा, नहीं संभलेगा? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए लवाजमात में पहली शर्त तो ये है कि अवाम ये फैसला करें कि किसकी हुकूमत होगी और कौन हुक्मरानी करेगा। सबसे पहली तो शर्त ये है। वो शर्त ही इस वक्त पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ पे भी अब आ गए, यहाँ से निकलने के लिए मैं तो तकरीबन रोज़ ये बात अब कहता हूँ टेलीविज़न के ऊपर कि तमाम फरीकैन जो हैं उनको वो रास्ता निकालना पड़ेगा, साथ बैठना पड़ेगा,
कुछ न कुछ अपने मुतालबात में से छोड़ना पड़ेगा। किसी की भी अगर आप हल निकालना चाहते हैं इस चीज़ का, तो वो हल इस बुनियाद पे, मेरी ज़ाती राय के अंदर उस बुनियाद पे नहीं होगा जो किसी भी एक फरीक की मुकम्मल मुतालबा हो। हर एक को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि एक ऐसा हल निकाला जा सके जिससे पाकिस्तान दोबारा यकजा होता हुआ नज़र आए, सियासी इस्तेकाम नज़र आए। क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तो वो जो अवाम की ज़रूरियात हैं, जो उनकी असल ज़रूरियात हैं, जो उनके बच्चों की तालीम है, जो उनके सेहत के मसाइल हैं, जो उनके रोज़गार के मसाइल हैं, जो उनको महंगाई का सामना है, ये जब सब चीज़ें उस वक्त ठीक होना शुरू होंगी जब आपका निज़ाम में हुकूमत जो है, निज़ाम में रियासत जो है, वो उसके अंदर हम आहंगी नज़र आएगी। अगर कशीदगी और टकराव की सूरत हाल होगी तो कभी भी आवाम की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती, जिस मर्ज़ी को आप जिम्मेदारी दे दें। सर, जो असल मामला है ना, जो घूम फिर कर हम वहीं पर आ जाते हैं। हमसे मुराद ये कि हमारे जो कर्ता धर्ता हैं या जो स्टेक होल्डर हैं, जो हमारी रियासत है, वो है 9 मई। अब हर चाहे हमने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, कोर कमांडर इजलास के बाद की प्रेस रिलीज उठा लीजिए, फॉर्मेशन कमांडर के इजलास के बाद की प्रेस रिलीज उठा लीजिए कि 9 मई को हम नहीं भूल सकते, जिम्मेदारों को उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन जिम्मेदारों के तयन की बात असल में आ जाती है कि वो तो कहते हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, बट पीटीआई का ये मुतालबा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद ही असल जिम्मेदारों का तयन होगा और उनको वाकई करार, वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो पीटीआई के इस मुतालबे के साथ आप स्टैंड करते हैं कि जी बिल्कुल ठीक बात है, जुडिशल कमीशन होगा तो असल जिम्मेदारों का तयन होगा, बनेगा तो। देखिए ज़रा नौयत समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर इल्ज़ाम किसके ऊपर है। यहाँ पे रियासत की तरफ से इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर और उसकी लीडरशिप के ऊपर है, और जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है वो कह रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये इस वक्त बयानिया है जो दोनों साइड्स का है। जब सियासी नौयत की कोई फ़ैसला होता है वो अदालती फ़ैसला नाकाफ़ी होता है जब तक अवाम उसको कबूल ना करे। बिल्कुल सज़ाएँ होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, और उस दिन एक स्याह दिन था पाकिस्तान के लिए, और जो भी उसके ज़िम्मेदार हैं उनकी बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सज़ा अदालती निज़ाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी दे दी थी, और 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को बैठ कर ये बोलना पड़ा कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए थे। इसलिए अगर एक अदालती कमीशन बना दिया जाए, एक ऐसी तहकीकात हो जाएं कि जिसके नतीजे के अंदर जो रिपोर्ट सामने आए, जो शवाहिद सामने आए, कौम के सबको चाहे ना सही लेकिन कौम के एक बड़े हिस्से को उस पर एतमाद हो कि ये अब सच्चाई है और ये इंसाफ पर मबनी है, फिर जो भी उस पर फैसले किए जाएंगे मेरे ख्याल में वो ज़्यादा देर पा होंगे, उनका असर जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब, आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे असद उमर साहब से जो अपने फैसले में कायम है, उनका कोई वो नहीं है कि गलत टाइमिंग थे या सियासत से छोड़ने के बाद और एक दफ़ा फिर आदा करते हैं कि सियासत में वापस नहीं आएंगे। रह गया आज के पार्लियामान का मामला जिसमें बाजा शोर शराबा हुआ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर, उनका ये बिल्कुल ठीक है, मामला जो है वो पार्लियामान में आना चाहिए उसी तरह जिसने पहले फैसले पार्लियामान में हुए हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।